नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और आप देख रहे हैं कंज्यूमर इज किंग। 24 मार्च यानी वर्ल्ड टीबी डे। 2018 में प्रधानमंत्री मोदी ने टीबी को जड़ से खत्म करने के लिए टीबी मुक्त भारत अभियान की शुरुआत की थी। उस समय में पीएम मोदी ने कहा था कि दुनिया ने टीबी को खत्म करने के लिए 2030 का टारगेट रखा है, लेकिन भारत ने अपने लिए ये लक्ष्य 2025 तय किया है। मतलब साफ था कि भारत को तय वक्त से पहले टीबी मुक्त कर देना है। लेकिन 2 साल में कोरोना महामारी के साथ ये बीमारी भी तेजी से बढ़ी है। इतना ही नहीं, यहाँ पर WHO ने इसे कोविड से खतरनाक घोषित कर दिया है। टीबी पर विस्तार से हम बात करेंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए कि आखिर क्यों WHO ने ऐसा कहा है और भारत के लिए ये क्यों इतनी खतरनाक है। कोविड-19 ने पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया है। कोरोना की वजह से पूरी दुनिया में डेथ रेट बढ़ा है। बीमारियां बढ़ी हैं। WHO की माने तो कोविड की वजह से एक बीमारी जो सबसे ज्यादा बढ़ी है और जिसे कोविड की वजह से नजरअंदाज किया गया, वो है टीबी यानी ट्यूबरक्लोसिस। इस रिपोर्ट में ये पता चला है कि कोविड की वजह से टीबी के इलाज में कमी आई है और इसी के चलते इस बीमारी से होने वाली मौतों की संख्या काफी तेजी से बढ़ी है। मार्च 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टीबी मुक्त भारत अभियान की शुरुआत की थी। उस समय पीएम मोदी ने कहा था कि दुनिया ने टीबी को खत्म करने के लिए 2030 का टारगेट रखा है, लेकिन भारत ने अपने लिए ये लक्ष्य 2025 तय किया है। भारत का लक्ष्य है कि 2025 तक देश को टीबी मुक्त कर लिया जाए, लेकिन कोविड के चलते देश में मरीजों की संख्या बहुत बढ़ गई है। टीबी डे के मौके पर सरकार की ओर से जारी रिपोर्ट के मुताबिक 2021 में 19,33,381 टीबी के मामले सामने आए थे, यानी देश में टीबी के मामलों में 19% का इजाफा हुआ है। सिर्फ दिल्ली में बीते एक साल में टीबी के मरीजों की संख्या में 13% की बढ़ोतरी हुई है। केंद्रीय परिवार स्वास्थ्य एवं कल्याण मंत्रालय के मुताबिक मार्च 2020 से 2021 तक टीबी के मरीजों की संख्या 87,062 दर्ज की गई है, जबकि पिछले एक साल में फिलहाल 98,483 टीबी के केसेस दर्ज हो चुके हैं। इनमें भी सबसे परेशान करने वाली बात यह है कि टीबी के मरीजों में ज्यादातर युवा हैं, जिनकी उम्र 18 से 29 साल के बीच है। राजधानी में कोविड से ज्यादा केसेस फिलहाल टीबी के हैं और टीबी के मामलों में इजाफा भी कोविड की ही देन है। दरअसल कोविड की वजह से लोग घरों में कैद होने को मजबूर थे, जिसकी वजह से बीमारी की पहचान और इलाज में देरी हुई और इसकी वजह से टीबी के मामलों में 25 से 30% का इजाफा हुआ है। हेल्थ एक्सपर्ट्स का कहना है कि टीबी के मामले बढ़ने की वजह कमजोर इम्यूनिटी और कोविड के इलाज में इस्तेमाल होने वाले एंटी इन्फ्लेमेटरी दवाइयां हैं। यानी फिलहाल देश में कोविड से ज्यादा खतरनाक बीमारी टीबी बन चुकी है। ग्लोबल ट्यूबरक्लोसिस रिपोर्ट 2020 की माने तो 2019 में दुनिया में टीबी के 26% मामले भारत में सामने आए, यानी 2019 में दुनिया में मिलने वाला टीबी का हर चौथा मरीज भारतीय था। ऐसे में सरकार का 2025 तक टीबी को खत्म करने का लक्ष्य पूरा होना मुश्किल दिखाई देता है। ईटी नाउ स्वदेश। तो अब इस रिपोर्ट के बाद सवाल यहाँ पर ये उठता है कि आखिर 2025 तक टीबी कैसे खत्म हो पाएगी? क्या लोग टीबी को लेकर सीरियस नहीं हैं? टीबी के चलते महिलाओं को किस तरह के नुकसान होते हैं? इन्हीं तमाम सवालों पर आज हम विस्तार से बात करेंगे और हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। हमारे साथ हैं यथार्थ हॉस्पिटल के पल्मोलॉजी और क्रिटिकल केयर के HOD डॉक्टर राहुल शर्मा और अस्थमा चेस्ट एलर्जी सेंटर न्यू दिल्ली के डायरेक्टर डॉक्टर विक्रम जग्गी। आप दोनों का स्वागत है हमारी इस बेहद खास पेशकश में। तो डॉक्टर राहुल, जो रिपोर्ट हमने दिखाई वो कितनी परेशान करने वाली है? जो आंकड़े हमें दिखाई दे रहे हैं और खासतौर से बीते 2 सालों में कोविड के दौरान जो बढ़ोतरी हुई है टीबी के केसेस में, ये कितनी चिंताजनक स्थिति है फिलहाल? आई थिंक टीबी के लिए हम पिछले 50 साल से इंडिया में फाइट कर रहे हैं, क्योंकि टीबी के सबसे ज्यादा केसेस इंडिया में देखे जाते हैं और उसका एक जो भयानक रूप है MDR टीबी, उसके भी सबसे ज्यादा केसेस इंडिया में देखे गए हैं। जैसा कि आपने बताया कि एवरी 4th पर्सन जो कि वर्ल्ड में टीबी होती है तो वो इंडिया में पाया जाता है, तो हर चौथा आदमी जो टीबी पॉजिटिव आ रहा है वो इंडिया में है। और पिछले 2 साल में जहां बहुत सारी चीजें बदल गई कोविड के चक्कर में, लोगों ने पेशेंट्स नहीं देखे, ऑनलाइन कंसल्टेशन हुए, लोग घर से बाहर नहीं निकले हैं,
दवाइयां प्रॉपरली नहीं हुई हैं, उसके अलावा जो कोविड से रिलेटेड दवाइयां जिसमें स्टेरॉइड प्रमुख रूप से शामिल हैं, उसके बाद टीबी के केसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। तो स्थिति थोड़ी सी गंभीर हो गई है। जहां हम सोच रहे थे कि जो टारगेट बोर्ड ने 2030 का रखा है उसे हम 2025 में पालेंगे, यहाँ पे हमें ये देखना पड़ेगा कि हम उसमें क्या और मॉडिफिकेशन करें। जैसे कि जो रीसेंट थीम अभी टीबी की आई है उसमें ये किया गया है कि इन्वेस्ट टू एंड द टीबी सेव लाइफ, मतलब हमें और ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर टीबी की तरफ डायरेक्ट करना है, केस आइडेंटिफिकेशन जल्दी कर पाए। एक सबसे अच्छी बात है कि टीबी कंप्लीटली क्योरेबल है। द ओनली थिंग इज कि हम लोगों को टीबी जल्दी से जल्दी डिटेक्ट करनी है, जिसमें ना सिर्फ सरकार का रोल है बल्कि आम जनता का भी उतना ही रोल है। उनको सिम्टम्स होते हैं, 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी होती है, बुखार रहता है, जनरल फिजिशियन के पास जाते हैं, उनका भी उतना ही रोल है कि रादर देन एंटीबायोटिक देने के अलावा उनका टीबी की टेस्टिंग करनी है, जिसको एक्टिव केस फाइंडिंग कहते हैं, कि हमें एक्टिवली टीबी को ढूंढ रहा है और जहां टीबी मिल रहा है वहां प्रॉपरली उनका नोटिफिकेशन सरकार को देना है, दवाइयां चलानी है, दवाइयों के साइड इफेक्ट्स को कम करना है और उसके साथ पेशेंट्स को न्यूट्रिशन सपोर्ट देना है, तभी जाके हम किसी हद तक इस टीबी पे पार पा पाएंगे। लेकिन पिछले 2 साल में टीबी की स्थिति डेफिनेटली खराब हुई है। अब यहाँ पर बड़ा सवाल डॉक्टर विक्रम ये उठता है कि अगर हम इस परेशानी से पिछले 50 सालों से जूझ रहे हैं तो अब तक हम इस पर कंट्रोल क्यों नहीं लगा पाए हैं? क्यों अभी भी हमें इन केसेस को ढूंढना है या इनके रिपोर्ट होने का इंतजार करना पड़ता है? भले ही ये ट्रीटेबल डिजीज है, लेकिन उसके बावजूद भी 50 सालों में अब तक हम क्यों नहीं इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित कर पाए हैं कि इसकी डिटेक्शन जल्दी हो और जल्दी से लोगों को इलाज मिल पाए? हमने 2 सालों में देखा कि पैंडेमिक को सिर्फ भारत ने ही नहीं पूरी दुनिया ने कैसे कंट्रोल किया है। भारत ने सबसे बड़ी वैक्सीनेशन ड्राइव यहाँ पर चलाई है पैंडेमिक को कंट्रोल करने की। टीबी में ये बात क्यों नहीं दिखाई दे रही? इन्फेक्शियस डिजीजेस जी ऐसी होती हैं कि उनको पूरी तरह से काबू करना बहुत मुश्किल होता है। ये आपने देखा ही है सबने कोविड के मामले में, क्योंकि इसमें नॉट ओनली इट्स एन इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म, इट्स द ह्यूमन बिहेवियर ऑल्सो। तो टीबी हम सिर्फ 2-4-20 दिन की बात, साल की बात ना करें। टीबी तो ह्यूमंस के अंदर में 9000 साल से है। इजिप्शियन ममीज के अंदर भी पाई गई थी। एक बहुत फेमस ममी पड़ी हुई है लंदन म्यूजियम के अंदर, जहाँ पे एक मदर और उसका चाइल्ड दोनों इकट्ठे बरीड हैं। उन दोनों की स्पाइन्स के अंदर टीबी पाई गई थी 9000 साल पहले। तो टीबी इन्फेक्शियस डिजीज है, जैसे कोविड फैलता है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से, वैसे फैलती है। बहुत लंबा इंक्यूबेशन पीरियड है, धीरे धीरे पनपती है। जब तक साइंस एंड सिम्टम्स काफी अपीयर होते हैं तब तक टीबी काफी बढ़ चुकी होती है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कंट्रोल इट। वो सारे मेजर्स अपनी जगह है, लेकिन इतना ऑप्टिमिज्म डॉक्टर्स के अंदर नहीं है कि इसको बहुत जल्दी हम कंट्रोल पूरा कर पाएंगे या एलिमिनेट कर पाएंगे। मुझे याद आता है कि जब हम मलेरिया को एरेडिकेट करने के बारे में कहा करते थे 70s 80s में, तो एक स्लोगन चला था, ना रहेगा मच्छर ना रहेगा मलेरिया। वो बड़ी फैनफेयर के साथ शुरू हुआ, कोशिश की गई, लेकिन बाद में समझ आया कि इट्स ए वेरी अपहिल टास्क। तो स्लोगन को चेंज कर दिया गया, मच्छर तो रहेगा मगर मलेरिया नहीं रहेगा। और कुछ सालों के बाद मोर प्रैग्मेटिज्म डाउनड इन, तो स्लोगन मजाक में चेंज हो गया, मच्छर भी रहेगा, मलेरिया भी रहेगा और हम लोग भी रहेंगे। तो आई एम नॉट ट्राइंग टू साउंड पेसिमिस्टिक, लेकिन ये बहुत ही अपहिल टास्क है, क्योंकि इसका इलाज इतना लंबा होता है, 6 महीने 9 महीने या इवन लॉन्गर। कई दफा पेशेंट उसको ठीक से नहीं पूरा कर पाता, दवाइयां वो कई दफा अफोर्ड नहीं कर पाते, इलाज कई दफा सब डॉक्टर लोग उसको उस तरीके से नहीं देते जैसा कि आइडियली देना चाहिए। बहुत सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से हम इसके ऊपर पूरी विक्ट्री नहीं पा पाए हैं, बट वी हैव टू कंटिन्यू। केस फाइंडिंग बड़ी जरूरी है और पूरी ट्रीटमेंट मरीज ले, ये बहुत ही जरूरी है, ताकि वो दूसरों को और ना आगे बढ़ाए, क्योंकि एक मरीज के बाद 10 और 10 के बाद 100 और ना हो। ये हमें सबको इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। कहीं यहाँ पे सीरियसनेस की भी कमी लगती है। डॉक्टर राहुल, क्या आप ये बात मानेंगे कि क्योंकि टीबी जानलेवा नहीं है, इसीलिए भी लोग और खासतौर से जिस तरह से लोग इसको इग्नोर कर जाते हैं, एक तरह से लापरवाही बरत जाते हैं, कहीं ना कहीं जानलेवा नहीं है, इस वजह से लोगों का इस तरह का एटीट्यूड दिखाई देता है?
आई थिंक अगर आपको ये लगता है कि टीबी जानलेवा नहीं है, तो मैं आपकी जानकारी के लिए सबसे पहले ये बताना चाहूंगा कि हर दिन 4000 से ज्यादा डेथ टीबी की वजह से होती हैं। और हर पब्लिक को भी ये कहते हैं कि अगर आप इसमें डिले करेंगे, डिसीज बढ़ जाएगी, तो ये डेफिनेटली जानलेवा है। डिसीज को हम जितनी जल्दी पकड़ पाते हैं, उतना जल्दी उसको क्योर कर पाते हैं और सक्सेस रेट उतना अच्छा होता है। बट अभी भी हम, चाहे वो बड़े अस्पताल हो या छोटे अस्पताल हो, वहां देखते हैं कि बहुत सारे लोगों में टीबी काफी हद तक इतनी फैल जाती है कि हम उसको कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। सो ये मानना कि टीबी जानलेवा नहीं है, सरासर गलत है। टीबी पूरी तरह से जानलेवा है और बॉडी के हर ऑर्गन को अफेक्ट कर सकती है, इंक्लूडिंग योर ब्रेन, जिसके बाद सीजर आ सकते हैं, लोग कोमा में जा सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन है लंग, जिसमें सबसे ज्यादा टीबी पाई जाती है, और वहीं से ये हवा के द्वारा और खांसी के द्वारा, जब हम कफ एटिकेट्स नहीं लेते हैं, उसके द्वारा ये दूसरे लोगों को इन्फेक्ट करती है। सो सीरियसनेस से ज्यादा जो हमारे समाज में एक भ्रांति आ गई है कि टीबी का जो एक स्टिग्मा अटैच हो गया है, वो सबसे जरूरी है। लोग टीबी को इसलिए छिपाते हैं कि बाकी लोग क्या सोचेंगे, कि मुझे कैसे टीबी हो गई। चाहे हम हाई तबके की बात करें, जहां लोग बोलते हैं कि हमें कैसे टीबी हो सकती है, बट हम सबको ये समझना पड़ेगा, टीबी हवा के में जो कीटाणु होता है, इसके द्वारा फैलती है। जब हम कोई भी टीबी इन्फेक्टेड आदमी खांसी करता है, सो टीबी किसी को भी हो सकती है। पहली चीज, अर्ली साइन एंड सिम्टम्स जरूरी हैं, और उसका ट्रीटमेंट अप्रोप्रिएटली ऑन टाइम अगर देते हैं, तभी हम कह सकते हैं कि टीबी जानलेवा नहीं है। अदरवाइज टीबी से अभी भी सबसे ज्यादा जाने, किसी भी इन्फेक्शन डिसीज में अगर देखें, तो सबसे बड़ा किलर अभी भी टीबी ही है। तो चलिए, यहाँ पे एक तरह से जागरूकता की भी कमी है। तो टीबी होती कैसी है डॉक्टर विक्रम? एयरबॉर्न है, ये हम सब जानते हैं, लेकिन क्या क्या कारण है जिसकी वजह से आप इस बीमारी का शिकार हो सकते हैं? आजकल मैं जो भी चीज पेशेंट्स को या किसी भी जगह समझाने की कोशिश करता हूँ, मैं कोविड का उदाहरण ले लेता हूँ, क्योंकि 2 साल कोविड सुन के लोगों को कम से कम ये समझ में आ गया है। तो जैसे कोविड भी एक ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है कि जिसको इन्फेक्शन है, उसके थ्रोट में, रेस्पिरेटरी ट्रैक में है, तो जब वो खांसता है, छींकता है, सिंग करता है, ऊंची आवाज में बोलता है या गाता है, तो सामने ड्रॉपलेट जाती हैं और सामने जो व्यक्ति बैठता है उसके अंदर वायरस जा करके कोविड हो जाता है। इसी तरह टीबी एक वायरस नहीं है, टीबी एक बैक्टीरिया है, वो भी ड्रॉपलेट्स में पाया जाता है। कोविड बहुत ही इन्फेक्शियस है, ओमिक्रॉन बहुत ही ज्यादा इन्फेक्शियस था। टीबी उसके मुकाबले में रिलेटिवली काफी कम इन्फेक्शियस है, कैजुअल कांटेक्ट से इतनी जल्दी नहीं हो सकता। लेकिन अगर 2 लोग साथ रह रहे हैं और एक व्यक्ति को टीबी है, तो उनके ड्रॉपलेट से वो जर्म्स जो हैं वो अंदर तो जाएंगे। अब अंदर जाएंगे डजंट मीन कि टीबी डिजीज हो जाएगी दूसरे व्यक्ति को, उसको इन्फेक्शन हो जाएगी। और पूरी दुनिया में रफली 25% या इवन 30% लोग टीबी से इन्फेक्टेड हैं। इन सबको डिजीज नहीं है, इनके अंदर टीबी के जर्म्स गए हैं, उनकी इम्यूनिटी ने उनको पहचाना है, उनके अगेंस्ट इम्यून रिस्पांस माउंट किया है और उनको दबा दिया है। सो उनको कोई अपनी तरफ से परेशानी नहीं हो रही। मेरा मानना है कि हम डॉक्टर लोगों के अंदर में तो ये फिगर में भी 60-70% होगा, बिकॉज हम टीबी के मरीज भी देखते हैं और हमारे अंदर तो एक्सपोजर कॉलेज डेज से चल रहा है। नॉट दैट वी हैव गॉट टीबी, बट हम इन्फेक्ट हो चुके हैं। आपका सवाल था कि डिजीज किसको हो जाएगी, तो यहां पे बात आती है सीड और सॉइल, बीज और मिट्टी। बीज तो टीबी का जर्म है, मिट्टी आपकी कैसी है उस पर डिपेंड करेगा कि वहां पे वो बीज जन्म लेगा कि नहीं लेगा। अगर मिट्टी कमजोर है, आपकी इम्यूनिटी कमजोर है, तो वो डिजीज की शक्ल अख्तियार कर लेगा। अब वो क्या चीजें हैं जो आपकी इम्यूनिटी को कम बनाती हैं? एज बहुत ज्यादा होना, एज के साथ साथ डायबिटीज होना, कोई इम्यूनोसप्रेसिव दवाइयां लेना, जैसे कोविड के दौरान काफी लोगों को स्टेरॉइड मिले जिसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम्स हुई, अल्कोहलिज्म, ग्रॉस अंडरवेट, मेल न्यूट्रिशन, पॉवर्टी, स्मोकिंग। सो स्मोकिंग को भी हमें इस सिलसिले में लाइटली नहीं लेना चाहिए। अगर इन्फेक्शन हुई है एक स्मोकर को और एक नॉन स्मोकर को, एवरीथिंग एल्स रिमेनिंग सेम, टीबी स्मोकर के अंदर होने की आशंका बहुत ज्यादा हो जाती है। तो ये कुछ कारण हैं जिसकी वजह से इन्फेक्शन एक्वायर करने के बाद उस पर्सन को डिजीज के रूप सामने दिखने लग सकते हैं।
यहाँ पर डॉक्टर राहुल क्या क्या सिम्टम्स होंगे और किन किन बॉडी पार्ट्स पर सबसे ज्यादा प्रभाव होता है? सबसे ज्यादा असर लंग पर होता है, क्योंकि हवा के द्वारा जैसे हम सांस लेते हैं तो सांस के द्वारा वो बैक्टीरिया अंदर जाता है और डिसीज कर सकता है। जो मेन सिम्टम्स होते हैं टीबी की, उसमें 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी, फीवर आना, भूख का मर जाना, वेट लॉस होना, लेथार्जी होना, रात में पसीना आना, ये बहुत कॉमन सिम्टम्स हैं जो किसी भी प्रकार की टीबी में हो सकती है। लेकिन डिपेंडिंग ऑन की बॉडी का कौन सा ऑर्गन टीबी से अफेक्टेड है, सिम्टम्स वेरी कर सकते हैं। जैसे अगर पेट की टीबी हो जाती है तो पेट में दर्द हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, डायरिया हो सकता है, वेट लॉस हो सकता है, खून की कमी हो सकती है। ब्रेन में टीबी होती है तो लोगों को आंखों में देखने में दिक्कत आ सकती है, उल्टियां हो सकती हैं, सर दर्द हो सकता है, सीजर आ सकते हैं, बेहोशी हो सकती है। लेकिन सबसे कॉमन टीबी और सबसे कॉमन डिक्टम जो हम देखते हैं उसमें ये कि 2 हफ्ते से ज्यादा अगर आपको खांसी है, बुखार है, वेट लॉस हो रहा है, एपेटाइट लॉस हो रहा है, या इनमें से कोई भी कॉम्बिनेशन ऑफ सिम्टम्स आ रहा है, या खांसी में खून आ रहा है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सिम्टम्स होता है टीबी का, तो इनमें से अगर कोई भी सिम्टम्स आपको कॉम्बिनेशन में आ रहे हैं तो आपको अपने डॉक्टर की सलाह लेनी है और ये जांच करानी है कि कहीं आपको टीबी से ग्रसित तो नहीं है। डॉक्टर विक्रम, भारत में किस बॉडी पार्ट की टीबी सबसे ज्यादा आम है अक्रॉस एज ग्रुप्स? तो जैसे डॉक्टर राहुल ने बड़े अच्छे से बताया अभी कि 90% टीबी के मरीज लंग्स में ही दिखाई देते हैं और लंग्स में ही शुरू होते हैं, उसके बाद कहीं कुछ और फैल सकते हैं। सो बाय फार द कॉमनेस्ट प्रेजेंटेशन इज जो टीबी लंग्स के अंदर होती है, जिसके लक्षण डॉक्टर साहब ने अभी बताए। खांसी, लंबी खांसी, खांसी में थोड़ी बलगम, खून आना, वेट लॉस होना, भूख ना लगना, रात को चिल्स होना, और एक बड़ा पिक्यूलियर सिम्टम टीबी का होता है कि मरीज को बुखार है लेकिन उसको महसूस नहीं हो रहा कि उसको बुखार है, एंड नाइट चिल्स होना। ये सारे सिम्टम्स बड़ी स्ट्रांगली इशारा करते हैं कि ये टीबी का केस हो सकता है। ऐसे में डॉक्टर के पास जाने में आमतौर पे सबसे पहली जांच होगी छाती का एक्सरे, जो ठीक भी है। और अगर उस एक्सरे के अंदर कुछ निशान दिखाई देते हैं जो टीबी जैसे दिख रहे हैं, तो उसको फर्दर कंफर्मेशन करना चाहिए। यहाँ पे मैं कहना चाहूंगा कि टीबी के एक्सरे के अंदर में जो निशान दिखते हैं वो दूसरी बीमारियों में भी हो सकते हैं। तो जहां तक हो सके सिर्फ एक्सरे को देख करके या एक्सरे को देख के सस्पेक्ट करके टीबी की दवाई बहुत जल्दबाजी में नहीं शुरू करनी चाहिए। बलगम के अंदर टीबी की सिंपल जांच, जिसको एएफपी स्टेन बोलते हैं, यानी उसको एक स्टेन करते हैं और उसके जो कीटाणु है उसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं, और वो दिख जाए तो फिर बिल्कुल पक्की कंफर्मेशन है। वो जरूर एक बार अगले दिन 3-4 बार कराना चाहिए, वरना होता क्या है कि शक के बेसिस पे कई दफा टीबी है नहीं लेकिन गलत इलाज शुरू हो गया। ये खास तौर पे हुआ है इन दिनों में जब कोविड के निशान एक्सरेज में दिखे हैं और कई दफा टीबी की दवाइयां शुरू कर दी गई हैं, और भी कुछ बीमारियां होती हैं। और दूसरी बात, कई दफा वाकई दिक्कत होती है कि टीबी के लक्षण बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं लेकिन बलगम के अंदर में वो कंफर्म नहीं कर पा रहे, डॉक्टर आ नहीं रहा उसके अंदर। अगेन मैं उदाहरण दूंगा कोविड का, हमें लग रहा है कोविड है, घर में सबको है, इस व्यक्ति को भी बुखार है, लेकिन आरटीपीसीआर नेगेटिव आ रहा है, तो हम कहते हैं कि भी टेस्ट आपका नेगेटिव है लेकिन लग तो कोविड ही रहा है। लाइकवाइज कई दफा ऐसी सिचुएशन होती है कि स्ट्रॉन्ग शक होता है, उस सिचुएशन में दवाई शुरू करने में अगर फीवर आराम से टूट जाता है, आराम हो जाता है, तब तो सब एवरीथिंग इज हंकी डोरी। लेकिन अगर आराम नहीं आ रहा, कुछ देर लग रही है और टीबी की दवाइयों के साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं, तब पेशेंट और उसकी फैमिली भी हिल जाती है और डॉक्टर भी डामाडोल हो जाता है। इसलिए इट इज ऑलवेज बेटर कि डायग्नोसिस पहले पक्का हो, इलाज चाहे 2 दिन बाद शुरू हो जाए, कोई बात नहीं। पूरे सिनेरियो में डॉक्टर राहुल, हमने देखा है कि कोविड के बाद टीबी के केसेस बढ़ते हुए रिपोर्ट हुए हैं। अब उसमें भी 18 से 25 साल की जो उम्र के लोग हैं उनमें ज़्यादा टीबी के केसेस पाए गए हैं। क्या ये इस वजह से है क्योंकि इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज हो चुकी है कोविड होने के बाद? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि ऐसा नहीं है कि टीबी सिर्फ ओल्ड एज में मिलता है या डायबिटिक पेशेंट्स में मिलता है। यंग पेशेंट्स, बच्चों में भी टीबी उतना ही कॉमन है, क्योंकि टीबी बहुत ही एंडेमिक डिसीज है हमारी कंट्री में, जहाँ पे इन्फेक्शन बहुत तेजी से फैलता है। अगर घर में क्लोजली हम सब लोग रह रहे हैं तो टीबी किसी भी
इंसान को घर में हो सकता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो यंग पेशेंट में मिल रही है, जैसे कि हमने देखा कि जब सेकेंड वेव कोविड की आई तो उसमें बहुत सारे यंग लोग इन्फेक्ट हुए, उनको सीवियर डिसीज हुई, स्टेरॉइड चला, इम्यूनिटी कम हुई, बहुत सारे लोगों को डायबिटीज डेवलप हुई है, बहुत सारे लोगों को लंग में डिसीज भी रह गई है। इसी के चलते उनकी इम्यूनिटी कम हो गई है और उनमें, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि इन्फेक्शन हम सब में रहता है, लेकिन जैसे ही हमारी इम्यूनिटी कम होती है वो मैनिफेस्ट होकर डिसीज बन जाती है। सो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड बहुत बार बहुत सारे लोगों के, जैसे अब हमारे पास आते हैं और हम देखते हैं कि उनके सीटी में छोटे छोटे लिम्फ नोड रिपोर्ट किए हुए हैं जिनका साइज बढ़ गया है। तो ऐसा नहीं कि उन लोगों को सिर्फ लंग की टीबी हो रही है, लंग के साथ जो हमारे फेफड़े के आजू बाजू गांठें होती हैं वो बढ़ जाती हैं, उनको लिम्फ नोड्स बोलते हैं, और उनकी टीबी होती है, और जिनके लिए भी आजकल कंफर्मेटरी टेस्ट आ गए हैं, जैसे कि ब्रोंकोस्कोपी के द्वारा या ईबस के द्वारा उनको कंफर्म किया जाता है। क्योंकि टीबी को कंफर्म करना इसलिए भी जरूरी है कि ना सिर्फ टीबी बहुत कॉमन है हमारी कंट्री में, रेजिस्टेंस टीबी और एमडीआर टीबी का जो रेट है वो भी करीब 20% है। तो जितनी टीबी हम देख रहे हैं उसमें से हर 5वां आदमी हमें लगता है कि, और हो सकता है कि उसको एमडीआर टीबी हो। तो अगर उसको हमने सिर्फ एक्सरे के बेसिस पे टीबी की दवाई चला दी और रिस्पांस नहीं आया तो हम अननेसेसरी एमडीआर टीबी का ट्रीटमेंट उसको डिले करते हैं और डिसीज काफी आगे बढ़ जाती है। तो इन केसेस में ये बहुत जरूरी होता है, चाहे यंग पेशेंट हो चाहे ओल्ड पेशेंट हो, एक्सरे में दाग है, कि हम टीबी को माइक्रोबायोलॉजिकली कंफर्म करें या हिस्टोपैथोलॉजिकली कंफर्म करें और तभी उसकी दवाई चलें। मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है कि एक बार टीबी हो जाती है और शरीर में दाग ले जाते हैं, कभी भी फीवर आता है तो एक्सरे के बेसिस पे हमें लगता है या फिजिशियंस को लगता है कि टीबी हो गया और टीबी का ट्रीटमेंट चालू कर देता है। तो टीबी की दवाइयां हमें समझना पड़ेगा कि 4-5 दिन का कोर्स नहीं है, 6 महीने से 9 महीने का कोर्स चलता है। तो जब भी किसी आदमी को या किसी इंसान को ऐसा लगता है कि उसको टीबी से संक्रमित है तो हमें ये जहां तक पॉसिबल हो उसको कंफर्म करना जरूरी है कि हाँ आप टीबी से पीड़ित हैं, पहली चीज। और टीबी जो है वो ड्रग रेजिस्टेंस नहीं है, जिसके लिए बहुत सिंपल जीन एक्सपर्ट है जो कि हर जगह अवेलेबल है आजकल, उसके जो टेस्टिंग किट पीसीआर बेस्ड होते हैं वो हर जगह अवेलेबल है। सो ये 2 बहुत महत्वपूर्ण टेस्ट हैं जिनके द्वारा हमें ये कंफर्म करना है टीबी है। जहां तक यंग और ओल्ड की बात है, टीबी किसी भी एज में और किसी भी आदमी को अफेक्ट कर सकती है। वो लोग जिनकी इम्यूनिटी किसी भी वजह से कम है, चाहे वो डायबिटीज है, इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग ले रहे हैं या कोई और बीमारी है, या पोस्ट वायरल रिकवर कर रहे हैं या किसी और डिसीज से रिकवर कर रहे हैं, स्टेरॉइड का सेवन कर रहे हैं, इन लोगों में डेफिनेटली टीबी होने का रिस्क बहुत ज्यादा है। डॉक्टर विक्रम, कोविड या नो कोविड, महिलाओं पर टीबी का असर क्या ज्यादा होता है? ऐसा तो मैं नहीं मानता कि ज्यादा होता है। कई बीमारियां शो सेक्स प्रेडिलेक्शन के वो फीमेल्स में ज्यादा या मेल्स में ज्यादा होती हैं। टीबी का मेरा तो मानना नहीं है कि वो फीमेल्स या मेल्स में कुछ ज्यादा होती हैं। प्रेगनेंसी के अंदर अगर होती है तो थोड़ी सी आउटकम खराब रहती है, दोनों तरफ से। टीबी की आउटकम भी खराब रहती है और प्रेगनेंसी की आउटकम भी खराब रहती है। कुछ दवाइयों की भी लिमिटेशंस रहती हैं, तो ये कुछ पिक्यूलियर पॉइंट्स होते हैं लेडीज के अंदर में। पर उस बात से मैं पूरी तरह सहमत हूँ डॉक्टर राहुल के साथ कि टीबी किसी भी एज ग्रुप या सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस को रिस्पेक्ट नहीं करती। हर डॉक्टर के पास जो टीबी के मरीज देखता है, ट्रीट करता है, उसके पास कितने पेशेंट्स होते हैं जिनके अंदर जहां पे लग रहा होता है कि ये टीबी है, उनको बताते हैं तो वो दे आर इन स्टेट ऑफ डिसबिलीफ कि डॉक्टर साहब हमें कैसे हो सकती। तो रीजन बीइंग कि हम इतने खाते पीते लोग हैं, हम इतने अमीर हैं, हम इतने एजुकेटेड हैं, हमारा लाइफस्टाइल इतना हेल्दी है, हम इतना योगा करते हैं, तो ये किसी को भी रिस्पेक्ट नहीं करती। ये पकड़ लेती है और फिर वो पकड़ ही लेती है। या ये बताएं कि बचा कैसे जाए टीबी से? कोविड के दौरान तो हमें बहुत सारी गाइडलाइंस मिली जिसका हमें पालन करना पड़ा कोविड से बचने के लिए। टीबी से बचने के लिए किस तरह से आपको अपनी लाइफस्टाइल में बदलाव लाने की जरूरत है, डॉक्टर राहुल? तो इससे पहले मैं जो डॉक्टर जग्गी ने कहा उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालूंगा कि फीमेल वर्सेस मेल एज सच अगर आप डाटा देखेंगे तो कहीं ये डाटा नहीं है कि फीमेल्स में टीबी ज्यादा प्रभाव डालती है, मेल्स में नहीं डालती है। लेकिन जब हम अपने समाज की बात करते हैं, जहां पर दूर दराज गाँव की बात करते हैं, जहां पर फीमेल्स को कफ नहीं करने दिया जाता है, ये एक बहुत ही बुरी बात मानी जाती है कि उनको खांसी हो रही है, तो जनरली क्या करती हैं, फीमेल अपना कफ दबा के रखती हैं और उस चक्कर में उनकी टीबी बढ़ जाती है और ऑफन डायग्नोसिस डिले हो जाता है। बट अगर हम बात करें बाहर कंट्रीज की, तो टीबी
की ऐसी कोई प्रिडिक्शन नहीं है कि फीमेल्स में ज्यादा होती है या मेल्स में ज्यादा होता है, बट हमें इंडियन सिनेरियो के हिसाब से अगर हम देखें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि फीमेल्स को भी अगर 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी है तो वो उसे छुपाए ना, बल्कि अपने डॉक्टर के पास जाएं, उनकी सलाह लें और टेस्ट कराएं कि कहीं उनको टीबी तो नहीं है। जहां तक बचाव की बात है, जैसा कि एयरबॉर्न इन्फेक्शन हमने कहा कि टीबी भी ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से फैलता है। जिन लोगों को लंग में इन्फेक्शन है वो खांसी करते हैं तो वो बैक्टीरिया हवा में सस्पेंड हो जाता है और उससे हमें होता है ये सारा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज टीबी की प्रिवेंशन में भी कफ एटिकेट्स और कफ हाइजीन मानी जाती है। इसमें अगर आप कफ करते हैं तो आपको मुंह पे रुमाल रखना है ताकि वो बैक्टीरिया हवा में ना जाए। अच्छी डाइट लेनी है, हैंड हाइजीन रखनी है, जैसा कि हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर मानते हैं। बहुत हद तक एयरबॉर्न डिसीजेस कोई भी इन्फेक्शन हो उसके लिए सेम चीजें मानी जाती हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आपको बाई चांस टीबी हो जाती है और कुछ टाइम के बाद जैसे आप दवाई लेते हैं तो उसमें आपके सिम्टम्स में सुधार आ जाता है, बट उसका मतलब ये नहीं होता है कि आपको अपना टीबी का ट्रीटमेंट बंद कर देना है। टीबी का ट्रीटमेंट पूरा लेना इसलिए जरूरी है कि आपको दोबारा री इन्फेक्शन ना हो, और अगर हो भी तो एमडीआर टीबी डेवलप ना हो। बहुत कॉमन रीजन जो इंडिया में है कि लोग आराम आते ही टीबी की दवाई छोड़ देते हैं, या इनिशियली जो थोड़े बहुत टीबी के साइड इफेक्ट आते हैं उसके बाद वो अपनी दवाई छोड़ देते हैं कि ये तो बहुत हैवी दवाइयां हैं। बट ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आप टीबी का ट्रीटमेंट बीच में रोक देंगे तो आपको ड्रग रेजिस्टेंस टीबी होने का और बिगड़ी हुई टीबी होने का चांसेस बहुत ज्यादा है, और जिसकी रोकथाम बहुत मुश्किल होती है। और यही लोग आगे टीबी बहुत ज्यादा तेजी से और रेजिस्टेंस लोगों में फैला सकते हैं। सो अदरवाइज इन्फेक्शन से बचने के लिए कफ हाइजीन रखना है, बैलेंस डाइट लेनी है, हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाना है। मास्क आपको दोनों से प्रिवेंट करेगा, चाहे वो कोविड हो, चाहे टीबी हो, चाहे कोई भी एयरबॉर्न इन्फेक्शन हो। उसके अलावा जागरूक रहना है। जब भी आपको सिम्टम्स होते हैं 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी, बुखार, बलगम, खांसी में खून आना, वेट लॉस होना, एपेटाइट लॉस होना, तो अपने फैमिली फिजिशियन या चेस्ट स्पेशलिस्ट की सलाह लेनी है ताकि आप जल्दी से जल्दी इसको डिटेक्ट कर पाएं। और जो देश का अभियान है, जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने अभियान चलाया है कि हम जल्द से जल्द टीबी को कंट्रोल कर पाएं और खत्म कर पाएं, उसमें हम सभी लोगों को कॉन्ट्रीब्यूट करना है। चलिए, समय मेरे पास लगभग खत्म हो चुका है, लेकिन डॉक्टर विक्रम एक आखिरी सवाल पूछना चाहूंगी आपसे। जिन्हें कोविड हो चुका है, अब पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस के केसेस भी बहुत ज्यादा हैं, क्या पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस के लिए जब आप कोई टेस्ट करा रहे हो जरूरी है आपके लिए कि आपको टीबी का भी कोई टेस्ट करा ही लेना चाहिए? जी हाँ, ये जरूर कर लेना चाहिए, खास तौर पे अगर फीवर चल रहा है या कोई और रीजंस हैं जिसकी वजह से हम सस्पेक्ट करते हैं कि ये सिर्फ पोस्ट कोविड सीक्वली का मतलब है लंग्स में कुछ निशान रह गए हैं, फाइब्रोसिस हो गया है, लंग्स का आर्किटेक्चर कुछ चेंज हो गया है। ये तो सिर्फ कोविड है, ये टीबी नहीं है। लेकिन ऐसी सूरत में खास तौर पे क्योंकि ऐसे पेशेंट्स को स्टेरॉइड काफी लंबी देर से मिल रहे होते हैं, और इन दिनों में ऐसे इतने केसेस सामने आए हैं कि वी आर फाइटिंग विद कोविड रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस, और बाद में जाके पता चला है कि टीबी भी साथ में है। तो जहां पे भी थोड़ा बहुत भी माकूल शक हो, वहां पे टीबी के टेस्ट, स्पूटम के टेस्ट या दूसरे जरूर करा लेने चाहिए। चलिए, तो इसी के साथ वर्ल्ड टीबी डे के मौके पर हमने आपको बताया कि टीबी के खिलाफ जंग अभी भी जारी है, और बस उम्मीद यही करते हैं कि जैसे हमने कोविड का खात्मा किया है, पूरी दुनिया ने एकजुट होकर, उसी तरह भारत में हम ट्यूबरकुलोसिस के खिलाफ ये लड़ाई जीत पाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का इस खास पेशकश में शामिल होने के लिए, और इसी के साथ कंज्यूमर इज किंग में आज के लिए इतना ही। मुझे भी इजाजत दें। नमस्कार।